हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज़ पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल और आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे मार्क्सवाद के बारे में, मार्क्सिज्म के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मार्क्सवाद के बारे में विस्तार से जानने से पहले थोड़ा सा मार्क्स के बारे में जान लेते हैं कि मार्क्स की जो एक लाइफ हिस्ट्री थी वो कैसी थी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरी अपकमिंग वीडियोज़ है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आप सब लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। इस चैनल के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं नेट JRF एग्ज़ाम जून 2022 के लिए। तो मार्क्सिज्म के बारे में बात कर रहे हैं हम। देखिए, कार्ल मार्क्स का जो जन्म था, आपने ये चीज़ भी याद रखनी होती है, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है कई बार जो है थिंकर्स का। ठीक है, तो 1818 में जो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो जर्मनी में होता है। ठीक है, इनका जो लाइफ पीरियड है वो 1818 से लेके 1883 तक है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। जर्मनी में इनका जन्म होता है कि यहूदी फैमिली में। ठीक है, बाद में इनका जो पालन पोषण होने के बाद जो इनकी एजुकेशन होती है वो वहाँ की वॉन और बर्लिन यूनिवर्सिटी में हुई है। ठीक है, बर्लिन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उनकी वहाँ पे मुलाकात होती है हीगल से। ठीक है, हीगल का कार्यकाल कब है? देखिए, सॉरी, जो टाइम पीरियड है इनका वो है 1770 से लेकर 1831 तक। ठीक है, जो इनका जो लाइफ टाइम रहा है वो 1770 से 1831 तक। तो मैंने आपको बताया कि आपको सीक्वेंस वाइज भी पता होना चाहिए कि कौन सा थिंकर कब आया है। ठीक है, तो बर्लिन यूनिवर्सिटी में हीगल के कांटेक्ट में आए आपके कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने क्या किया, जो डायलेक्टिक मेथड था, ठीक है, हीगल का जो डायलेक्टिक मेथड था वहीं से इन्होंने जो है एक डायलेक्टिक मेथड लिया है और एक डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मार्क्स ने जो डायलेक्टिक मेथड है, ठीक है, वो कहाँ से लिया? हीगल के डायलेक्टिक मेथड से लिया। ठीक है, तो इसको जो इन्होंने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट के रूप में इन्होंने इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कार्ल मार्क्स जो थे एक कहीं ना कहीं एक उग्र विचारों वाले एक विचारक थे। ठीक है, उन्होंने जो है विश्वविद्यालय में जो है कहीं ना कहीं अगर प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए भी अप्लाई किया, तो लेकिन उनको वो अप्लाई नहीं मिल पाई, उनको प्राध्यापक नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार थे वो काफ़ी रेडिकल थे, उग्र थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस काम को छोड़कर एक स्वतंत्र एक पत्रकार के रूप में वो काम करने लगे। ठीक है, और अलग अलग उन्होंने सब्जेक्ट्स पे अपनी कमांड बनाई। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी, इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद फाइनली वो समाजवाद पे अध्ययन करने के लिए कहाँ चले गए? पेरिस, 1843 में। वहाँ पर ये आए कांटेक्ट में किसके? देखिए, प्रूदो हो गए। प्रूदो का जो लाइफ टाइम है वो 1809 से 1865 तक है, और दूसरे आपके बाकुनिन हो गया 1814 से 76 तक, और जी मैजिनी 1805 से लेकर 72 तक। ठीक है, तो इनके कांटेक्ट में आए पेरिस में कार्ल मार्क्स। ठीक है, और उसके साथ साथ फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स के भी कहीं ना कहीं कांटेक्ट में ही आते हैं। ठीक है, दोनों के जो इकोनॉमिक व्यूज़ थे, कार्ल मार्क्स हो गए और एंजल्स हो गए, इन दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटी थी, इसलिए दोनों ने साथ में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पेरिस में जब कार्ल मार्क्स ने जो है कहीं एक आर्टिकल लिखा, ठीक है, वहाँ की एक सरकार के खिलाफ जो आर्टिकल लिखा, ठीक है, उसके अगेंस्ट या उसके विरोध में कहीं ना कहीं फ्रांस की सरकार ने क्या किया, कार्ल मार्क्स को वहाँ से निर्वासित कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। ठीक है, वहाँ से वो ब्रसेल्स चले गए। ठीक है, और ब्रसेल्स में वो कहीं ना कहीं साम्यवादी नीतियों को प्रोत्साहन करने के लिए ही काम करते रहे। 1848 में, ठीक है, 1848 किस लिए जाना जाता है? जिन्होंने जो एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, ये एक बुक इनकी आई थी 1848 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स दोनों के सहयोग से बनी थी। ठीक है, 1848 में वो फ्रांस चले जाते हैं। ठीक है, फ्रांस के बाद फिर वो जर्मनी चले जाते हैं और अपनी साम्यवादी नीतियों को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जर्मनी से भी उनको जो है निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, एक देशद्रोह के आरोप के तौर पर। ठीक है, फाइनली वो इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड में 1883 तक वो वहीं पर एक वहाँ के निवासी बन के रहते हैं और 1883 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये था एक ब्रीफ कार्ल मार्क्स की एक लाइफ हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि मार्क्सिज्म, ठीक है, जो मार्क्सवाद है उसका उदय क्यों हुआ और क्या कुछ मेन विशेष बातें हैं मार्क्सवाद में। तो हम बात करेंगे पहले मार्क्सवाद की, ठीक है, कि मार्क्सवाद है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्क्सवाद का उदय क्यों हुआ। ठीक है, मार्क्सवाद एक वास्तव में एक साम्यवादी विचारधारा है, जो कहीं ना कहीं बात करती है जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है समाज में, जो आपके उत्पादन के जो साधन है, ठीक है, उसके एक सामाजिक स्वामित्व की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मार्क्सवाद जो है कहीं ना कहीं एक रिएक्शन है अगेंस्ट कैपिटलिज्म के। ठीक है, या आप यूँ कहिए कि लिबरलिज्म का रिएक्शन है मार्क्सवाद। क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म आने के बाद जब व्यक्ति के कहीं ना कहीं एक प्राइवेट ओनरशिप की बात की जाने लगी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है,
कि आपके जो उत्पादन के जो साधन हैं, ठीक है, उस पे जो निजी स्वामित्व होना चाहिए, उसका परिणाम क्या हुआ? पूंजीवाद का उदय हो गया। क्यों? क्योंकि उत्पादन के साधन जो है कुछ एक गिने चुने लोगों के हाथों में आ गए, ठीक है, जिससे समाज जो है दो वर्गों में बंट गया, ठीक है। एक आपकी कैपिटलिस्ट क्लास होगी, दूसरी आपकी जो बुर्जुआजी कैपिटलिस्ट होगी, और दूसरी आपकी प्रोलेटेरिएट, ठीक है, जो आपकी श्रमिक क्लास, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये माना जाता है मार्क्सिज्म के अंतर्गत। और दूसरी बात, हम कार्ल मार्क्स, एंजल्स और लेनिन और साथ में माओ के भी, इन सभी लोगों के कहीं ना कहीं विचारों का समुच्चय है मार्क्सवाद, ठीक है, या इनके जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो व्यूज़ हैं, जो कहीं ना कहीं साइंटिफिक सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, ठीक है, उन सभी विचारों का समुच्चय है मार्क्सवाद आपका, ठीक है। और साइंटिफिक सोशलिज्म में क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे जो एक सोशल ओनरशिप की बात की जाती है, ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, बल्कि अब उन पे जो समस्त समाज का जो स्वामित्व होगा। और दूसरी बात इसमें क्या की जाती है, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मतलब इस विचारधारा में मनुष्य की समस्याएं जो है, ठीक है, मनुष्य की प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं इतिहास की व्याख्या के माध्यम से समझने की कोशिश की जाती है, ठीक है। और उसमें क्या देखा जाता है कि आपका जो सोसाइटी है उसमें कहीं ना कहीं एक क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है। क्लास स्ट्रगल क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, आपका जो उत्पादन करने का जो तरीका है, जो प्रणाली है, उसमें त्रुटियां हैं, उसमें कमियां हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो उत्पादन करने का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, उसमें क्या होता है, जो उत्पादन के साधन है उस पर सिर्फ कुछ एक लोगों का नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं वो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से अछूते रह जाते हैं। अब जिन लोगों के हाथ में जो उत्पादन के साधन है, ठीक है, वो तो और ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। आपका जो अमीर है वो अमीर होता रहेगा और गरीब है गरीब होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास उत्पादन के साधन है ही नहीं, ठीक है। इससे क्या होगा, दो क्लासेस इमर्ज होंगी, ठीक है, एक डोमिनेंट और एक डिपेंडेंट क्लास, ठीक है। और डोमिनेंट क्लास क्या करेगी, जो डिपेंडेंट क्लासेस को और ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करती है, ठीक है, जिससे पूंजीवाद का उदय हो जाता है, ठीक है। अब इसी पूंजीवाद को खत्म करने के लिए कार्ल मार्क्स क्या करते हैं, इस विचारधारा के अंतर्गत एक क्रांति का आह्वान करते हैं। और उस क्रांति के लिए वो दुनिया के तमाम जो भी श्रमिक या लेबर क्लास है, ठीक है, उनको एकत्रित होने के लिए ये आह्वान करते हैं। और उनकी एक बहुत ही फेमस कोटेशन भी है कि दुनिया के मज़दूरों, आप इकट्ठे हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा आसमान आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स ने कहीं ना कहीं एक जो आपकी जो प्रोलेटेरिएट क्लास है उसको कहीं ना कहीं इकट्ठा संगठित करने के लिए ये बात कही थी, ठीक है। और पूंजीवाद के विरुद्ध एक क्रांति लाने की बात की है, ताकि उस पूंजीवादी सिस्टम को जो है ख़त्म कर दिया जाए और कैसी व्यवस्था लाई जाए, एक साम्यवाद की व्यवस्था लाई जाए, ठीक है। अब साम्यवादी व्यवस्था में क्या होगा, एक तो क्लासलेस सोसाइटी होगी, ठीक है, वहाँ पे कोई भी किसी तरीके का कोई वर्ग नहीं होगा, ठीक है, एक क्लासलेस सोसाइटी होगी ये। और इस क्लासलेस सोसाइटी में, ठीक है, जो कि कहाँ होगी, साम्यवादी व्यवस्था में, जो क्लासलेस सोसाइटी होगी इसमें क्या होगा, सभी लोग बराबर होंगे। आप यूँ सोचिए कि सभी लोग मिल बांट कर खाएंगे और कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे, ठीक है। एक सोशल ओनरशिप होगी, ये जो आपके उत्पादन के जो साधन हैं ये किसी प्राइवेट ओनरशिप में नहीं होंगे, ठीक है, सभी पूरे समाज का जो उस पर स्वामित्व होगा, ठीक है। सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो इस तरह से क्लासलेस सोसाइटी होगी जो कि साम्यवादी व्यवस्था होगी यहाँ पे, ठीक है। इसमें भौतिकवाद की भी बात की जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं जो आपका जो मैटर है, ठीक है, मैटर को ही संपूर्ण सृष्टि का जो है सार माना जाता है, ठीक है। तो ये बात भी मार्क्सवाद के अंतर्गत करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि मार्क्सवाद का उदय क्यों हुआ, ठीक है। और दूसरी बात, मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स के जो मुख्य सिद्धांत थे वो क्या क्या थे। तो देखिए 19th सेंचुरी में मार्क्सवाद का उदय क्यों होता है, एज ए रिस्पॉन्स टू कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के प्रति एक रिस्पॉन्स, या आप यूँ समझिए कि एक रिएक्शन था अगेंस्ट पूंजीवाद, ठीक है। क्यों पूंजीवाद क्यों पनपा? पूंजीवाद पनपा आपकी जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, जो लेजर फेयर पॉलिसी की बात की जाने लगी, ठीक है, कहीं ना कहीं फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात की जाने लगी कि व्यक्ति के जो मार्केट अफेयर्स हैं, ठीक है, उसके जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं उसमें किसी भी तरह की कोई स्टेट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी का नतीजा था कि कहीं ना कहीं आप व्यक्ति की स्वतंत्रता की तो बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, इनइक्वालिटीज़ आ गई। इनइक्वालिटीज़ किस वजह से आई? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में चले गए, ठीक है, टीनी क्लास ऑफ सोसाइटी।
उनके हाथ में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चले गए, ठीक है। बाकी जो आपका जो मेजोरिटी ऑफ पीपल थे, ठीक है, वो जो कहीं ना कहीं साधनों से वंचित रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि दो क्लासेस का इमर्जेंस हो जाता है, एक डोमिनेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास। तो डोमिनेंट क्लास के पास जब सारे सोर्स ऑफ प्रोडक्शन चले जाएंगे तो वो तो डिपेंडेंट क्लास का ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ठीक है। इमरजेंस ऑफ क्लास, जैसे हमने बताया कि एक क्लास का इमरजेंस हो गया, दो तरह की क्लास या दो तरह के वर्गों का यहाँ पे इमरजेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स जो है उस चीज़ को उखाड़ फेंकना चाहता था, वो जो कैपिटलिज्म था। क्यों? देखिए, क्लास आई ना, तो जब शोषण होने लगा दूसरी क्लास का जिसके पास साधन नहीं थे, ठीक है, तो फिर किस तरह की लिबर्टी की बात की जाए, है ना। लिबर्टी तो सारी वहाँ पे व्यक्ति की ख़त्म हो गई। फिर हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से मार्क्स ने उन समस्याओं को समझने की कोशिश की कि क्यों ये सब चीज़ें ऐसे हो रही है, ठीक है। तो जिसमें उन्होंने क्लास स्ट्रगल को मुख्यतः पाया था। फिर इसी आधार पर उन्होंने अपना एक फ़िलोसफी रखी, जिसके आधार पर उन्होंने आगे मार्क्सवाद को बढ़ाया और कहीं ना कहीं एक जो कम्युनिज़्म की स्थापना की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो यूटोपियन सोशलिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट, कैपिटलिज्म जो कि कहीं ना कहीं क्लासिकल लिबरलिज्म का एक रिजल्ट था, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है फर्स्ट एक सोशलिस्ट मूवमेंट चलाया गया, जिसको यूटोपियन सोशलिज्म बाद में कार्ल मार्क्स के द्वारा एज ए क्रिटिक्स के तौर पर कहा गया था, ठीक है। तो जो अर्ली सोशलिज्म था उसमें कहीं ना कहीं अपोज किया गया फ्री मार्केट कंपटीशन को। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए इसमें सेंट साइमन है 1760 से 1825 जो इनका टाइम पीरियड रहा है, और लुइस व्लेन जो 1811 से 1882 तक इनका जो टाइम पीरियड रहा है, दोनों फ्रांस के थे और उन्होंने यहाँ पे पहली बार जो एक सोशलिस्ट मूवमेंट चलाया इस चीज़ के खिलाफ, ठीक है, कैपिटलिज्म के खिलाफ। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो एक फ्री मार्केट कंपटीशन हो रहा था, चल रहा था, जिस वजह से जो समाज में कहीं ना कहीं दो अलग अलग क्लासेस उभर कर सामने आ रही थी, ठीक है। तो उस वक्त जो एक कंडीशन बनी हुई थी, जो आपकी जो प्रोलेटेरिएट क्लास थी, उनकी जो दशा और दुर्दशा बनी हुई थी, ठीक है, उसके फेवर में इन्होंने कहीं ना कहीं एक जो फ्री कॉपरेशन था इसको जो है प्रमोट करने की कोशिश की और फ्री मार्केट कंपटीशन को ख़त्म करने की इन्होंने बात की है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके जो रॉबर्ट ओवेन आते हैं 1771 से 1858 इनका टाइम पीरियड है। और आपने इनको बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस वाइज याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि यूटोपियन सोशलिस्ट कौन कौन थे या किन को जो कार्ल मार्क्स ने यूटोपियन सोशलिस्ट कहा है। तो उसमें रॉबर्ट ओवेन है, चार्ल्स फोरियर है और पीजे प्रूडहोन है, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवेन जो है इंग्लैंड के थे, चार्ल्स फोरियर 1772 से 1837 तक की भी फ्रांस के, और पीजे प्रूडहोन भी फ्रांस के जो 1809 से 1865 तक थे, ठीक है। अब इनको जो है यूटोपियन सोशलिस्ट क्यों कहा गया? यूटोपियन होता है कल्पना लोकीय समाजवादी, ठीक है, जो कहीं ना कहीं सिर्फ कल्पनाओं में सोल्यूशन बताते हैं, ठीक है। या आप यूँ सोचिए कि इनको सारी कंडीशंस का पता है, लेकिन और इवन कि इन्होंने उसके सोल्यूशन भी बता के रखे हैं कि क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, और किस तरह से जो है इसको एक इसमें सुधार किया जा सकता है इस कंडीशन में, जो एक प्रोलेटेरिएट क्लास की जो कंडीशन जो बनी हुई है एक फ्री मार्केट कंपटीशन के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने उस जो सुझाव हैं या रेमेडीज़ है उस पर जो है कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है, ठीक है। इनके सुझाव तो हैं बट वो उस पर कॉन्फिडेंशियल नहीं है, क्लियर नहीं है उस चीज़ पे, ठीक है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इनको क्रिटिसाइज़ करते हुए इनको जो है यूटोपियन सोशलिस्ट का नाम दिया, ठीक है। कि जो अर्ली सोशलिस्ट थे वो जस्ट कल्पना लोकी समाजवादी थे, सिर्फ कल्पनाओं में अपनी बातें कहते थे लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं वो करते थे, ठीक है। जबकि मार्क्स ने जो है प्रैक्टिकली आगे सोल्यूशन देने की बात की है कि आपको जो क्रांति करनी चाहिए, तमाम जितने भी लेबर क्लास है वर्ल्ड के, ठीक है, उन सबको जो है आह्वान किया है क्रांति के लिए, या अपनी राइटिंग्स के द्वारा कहीं ना कहीं मार्क्स ने उस चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश की, फ्री मार्केट कंपटीशन को, ठीक है। और एक सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्ट अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं सोशलिज्म या समाजवाद की स्थापना करने की बात की है, ठीक है, जो कि ये लोग नहीं कर पाए जो यूटोपियन सोशलिस्ट है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इनको जो है इनका जो 1830 और 40 के दशक में जो है इनको जो क्रिटिसाइज़ करते हुए इनको एक यूटोपियन सोशलिस्ट का नाम दिया है। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा जा चुका है कि ये जो कार्ल मार्क्स ने जो यूटोपियन सोशलिस्ट की कैटेगरी में किन किन को रखा है, ठीक है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो अर्ली जो आपके सोशलिस्ट थे उनको जो है कार्ल मार्क्स ने क्या नाम दिया, तो वो यूटोपियन सोशलिस्ट या कल्पना लोकीय समाजवादी थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं कार्ल मार्क्स ने क्या किया।
नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिफिक सोशलिज्म की। ठीक है, जो कार्ल मार्क्स ने जो साइंटिफिक सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया, ये कहीं ना कहीं जो एक यूटोपियन सोशलिज्म था, ठीक है, उसको रिप्लेस करके इन्होंने जो है साइंटिफिक सोशलिज्म की बात की, जिसमें इन्होंने कहीं ना कहीं जो ह्यूमन की जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, उसको साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करके उसका एक सोल्यूशन देने की कोशिश की है। कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ जो है मिलकर बहुत सारे काम किए, जिसमें उन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश की है। और एक जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में इन दोनों की एक बुक आई थी, उस बुक के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं जो रोल ऑफ वर्किंग क्लास था, ठीक है, वर्किंग क्लास का रोल किस चीज़ में, पास्ट और फ्यूचर को कहीं ना कहीं बनाने में जो एक वर्किंग क्लास का जो एक रोल होता है, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरप्रेट किया हुआ है। और अपनी इमेंसिपेशन के लिए, उस स्थिति से मुक्ति के लिए जो एक कैपिटलिज्म के दौर में जो वर्किंग क्लास की एक जो स्थिति बनी हुई है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप यूँ समझे कि उससे मुक्ति पाने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्या किया, एक जो आपके तमाम जो दुनिया के जितने भी लेबर क्लास है, उन सबको एक कॉल मीन्स एक आह्वान किया कि आपको जो है एक ब्रॉड लेवल पर एक रेवोल्यूशन करना होगा, ताकि आप जो है इस स्थिति से जो इमेंसिपेशन पा सके, मुक्ति पा सके। ठीक है, इसीलिए इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कोटेशन मैंने ऑलरेडी भी बताया कि दी है, कि जिसमें कहा इन्होंने कि दुनिया के तमाम जितने भी श्रमिक या लेबर क्लास हैं, उन सबको इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, खोने के लिए अगर है कुछ तो पैर की बेड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं, ठीक है, लेकिन पाने के लिए तमाम आसमान पड़ा हुआ उनके सामने। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये बात की है। आगे हम बात करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने किस तरह से फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स लिखी है, और फिर नेक्स्ट उनकी क्या क्या थ्योरीज उन्होंने मार्क्सिज्म के अंतर्गत उन्होंने दी है। नेक्स्ट है शास्त्रीय मार्क्सवाद और युवा मार्क्स में एक बेसिक सा डिफरेंस। ठीक है, शास्त्रीय मार्क्सवाद के अंतर्गत कार्ल मार्क्स की वो रचनाएं आती है जो एंगल्स के साथ उन्होंने मिलकर लिखी है, और युवा मार्क्स के अंतर्गत मार्क्स की वो रचनाएं जो उन्होंने 1848 से पहले लिखी हुई है। ठीक है, तो देखिए शास्त्रीय मार्क्सवाद में हम क्या मान सकते हैं कि जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं एंगल्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थीसिस ऑन फायरवर्क, द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, ये 1845 में लिखी हुई इनकी किताबें हैं, और एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में इन्होंने लिखी है। एंगल्स की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। और एक एंटी ड्यूरिंग, ठीक है, ये भी एंगल्स की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में मैच करने के लिए पूछी जाती है कि किसने बुक्स लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लेनिन ने जो है माना है कि कार्ल मार्क्स के ऊपर जो है 3 तरह की छापें पड़ी। छापें इन द सेंस, जैसे जर्मनी की छाप, इंग्लैंड और फ्रांस की छाप। अब देखिए जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस से किस तरह की छाप पड़ी है कार्ल मार्क्स के ऊपर या कार्ल मार्क्स की विचारों के ऊपर, ये लेनिन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जर्मनी से लेनिन मानते हैं कि एक जो हीगल से उन्होंने डायलैक्टिक्स का जो मेथड लिया, ठीक है, तो उसकी छाप कहाँ पे देखने को मिलती है, उनके डायलैक्टिक मटेरियलिज्म में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड से आप यूँ समझिए कि जो एडम स्मिथ के जो लेजिज फेयर के जो एक उनके विचार थे, ठीक है, फ्री इकोनॉमी की, जहाँ पे एडम स्मिथ बात करते हैं, जो भी अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी विचार थे, ठीक है, उसका जो छाप पड़ी है कार्ल मार्क्स पे, वो उसके सरप्लस वैल्यूज़ में, जो आप यूँ कहें कि अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, उसमें जो है वो देखने को मिलता है। और फ्रांस से देखिए, फ्रांस में वो प्रूधोन, सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर, ठीक है, जो कि एक यूटोपियन सोशलिस्ट थे। ठीक है, उनके विचारों की छाप कहाँ पे देखने को मिलती है, कार्ल मार्क्स ने उनके विचारों से जो है अपने इन सिद्धांतों का निर्माण किया, जैसे अलगाव, क्रांति और स्वतंत्रता, और कहीं ना कहीं राज्य। आगे हम बात करेंगे कि मार्क्सिज्म के मेन टीनेंट्स कौन कौन से थे। ठीक है, या यूँ कहें कि कार्ल मार्क्स ने मार्क्सिज्म के अंतर्गत कौन कौन से मुख्य सिद्धांत दिए हैं। यस, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डायलैक्टिक मटेरियलिज्म की बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करेंगे, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये मार्क्सवाद के जो मुख्य टीनेंट्स है। ठीक है, मार्क्सवाद की आप यूँ कहिए कि मेन विशेषताएं हैं मार्क्सवाद के अंतर्गत कि मार्क्स ने किन किन सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया है। ठीक है, क्यों, खासकर कि एक हिस्ट्री को समझने के लिए, या आप यूँ कहिए कि एक साइंटिफिक सोशलिज्म की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कार्ल मार्क्स ने जो कहीं ना कहीं मनुष्य की समस्याओं को जो साइंटिफिकली समझने की कोशिश की है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अलग अलग अपने सिद्धांत दिए, और सिद्धांतों के माध्यम से उन्होंने समझने और समझाने की कोशिश की कि मनुष्य की समस्याएं क्या है और उनसे कैसे निजात पाई जा सकती है। ठीक है, खासकर कैपिटलिज्म के दौर में, क्यों, ताकि एक सोशलिस्ट या एक कम्युनिस्ट एक सोसाइटी की स्थापना की जा सके। ठीक है, एक स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना की जा सके। आगे हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, आप इस पूरे लेक्चर में बने रहें।
यस, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज डायलैक्टिक मटेरियलिज्म। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो यही याद रखना कि जो डायलैक्टिक मटेरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। दूसरी बात क्या है? देखिए, कार्ल मार्क्स का जो डायलैक्टिक मटेरियलिज्म है कहीं ना कहीं मार्क्सवाद का एक दार्शनिक आधार है या फिलोसफिकल आधार जो है एक प्रस्तुत करता है। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कार्ल मार्क्स जो है जो डायलैक्टिक मेथड है किससे लेते हैं? हीगल से ये डायलैक्टिक मेथड लेके इसको जो है डायलैक्टिक मटेरियलिज्म के फॉर्म में इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, जिसमें कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स यही कोशिश करते हैं कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, ठीक है, इस पद्धति को अपनाते हुए भौतिकवाद के साथ जोड़कर, मटेरियलिज्म के साथ जोड़कर समाज में परिवर्तन कैसे आया ये व्याख्या देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार पूछा जाता है मैच करने के लिए, तो जो आपका जो द्वंद्वात्मक चेतनावाद है, ठीक है, ये किसने दिया था? हीगल ने। और डायलैक्टिक मटेरियलिज्म ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स ने दिया था। और एक है साइंटिफिक मटेरियलिज्म। ठीक है, जो साइंटिफिक या वैज्ञानिक भौतिकवाद या यांत्रिक भौतिकवाद भी इसको कहते हैं, ये किसने दिया था? हॉब्स ने दिया था। तो मैंने यहाँ पे ये हॉब्स को मेंशन करना ज़रूरी समझा ताकि आपकी एक रिवीजन भी होती रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डायलैक्टिक मटेरियलिज्म के माध्यम से क्या चीज़ समझने की बात की जाती है। यहाँ पे देखिए, जब बात आती है कि इस सृष्टि का सार क्या है, ठीक है, तो हीगल के अकॉर्डिंग जो आइडिया क्या है? सृष्टि का सार है जो आपकी चेतना है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी आत्मा है, आपका जो विचार है, वही इस सृष्टि का एक सार है। मतलब आपका अस्तित्व ये डिसाइड करता है कि आपका समाज कैसा होना चाहिए, आपका समाज कैसा है। ठीक है, लेकिन देखिए कार्ल मार्क्स इसके विपरीत है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने आइडिया की जगह मैटर को प्रायोरिटी दी है। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि मैटर इज़ द एसेंस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, आपका जो भौतिकी है या आपका जो मटेरियल है, ठीक है, वही आपके यूनिवर्स का कहीं ना कहीं आपका सार है। क्यों? क्योंकि आपका मैटर या आपके आसपास की जो चीज़ें होती हैं, चाहे आपकी सोसाइटी हो, ठीक है, वो तय करती है कि आपका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है। आप यूँ समझिए, एक साधारण सा मैं इसका उदाहरण देता हूँ। कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि जैसा समाज वैसे आप, जैसा समाज वैसे आप। और हीगल ये मानता है जैसे आप वैसा समाज। ठीक है, मतलब आपके बाद समाज आता है, लेकिन मार्क्स यहाँ पे मतलब कि समाज के बाद आप आते हैं। मतलब सीधा सा ये कहने का है कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक कंडीशन है वो ये तय करती है कि आपकी सोच या आपका जो मानसिक स्थिति या आपका अस्तित्व क्या है, ये मार्क्स मानते हैं। लेकिन हीगल बोलता है कि आपका अस्तित्व बताता है कि आपका सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, आपकी सोसाइटी कैसी है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात यहाँ पे इन दोनों में भेद है, जो जहाँ पे मार्क्स जो है इनकी बात को पूरी तरह से उल्टा कर देते हैं। ठीक है, और मार्क्स यहाँ पे ये भी कहते हैं कि मैंने जो हीगल का जो द्वंद्ववाद था, ठीक है, हीगल का जो डायलैक्टिक था, उसको वो जो है सिर के बल बैठा हुआ था और मैंने उसको जो है पैरों के बल सीधा कर दिया। वो उल्टा था और मैंने इसको सीधा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कार्ल मार्क्स जो मटीरियलिस्ट फॉर्म में जो है कहीं ना कहीं सोशल चेंज की व्याख्या करने की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो आपका जो डायलैक्टिक्स है, ठीक है, डायलैक्टिक्स के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, और उन रूल्स की व्याख्या किसने की है? ये की है आपके कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ये व्याख्या की है हमारे एंगल्स ने। ठीक है, और इसके 3 इसमें नियम बताए हैं, डायलैक्टिक्स के नियम बताए 3 जो आपने याद रखने। ठीक है, पहला है परिणाम से गुण की ओर। ठीक है, परिणाम से गुण की ओर परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मात्रात्मक वस्तुएं होती है, ठीक है, आप यूँ सोचिए कि मात्रात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनका परिणाम क्या होता है? वो गुणात्मक परिवर्तनों में जो है उनका परिणाम निकलता है। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए पानी है, ठंडा पानी है। ठीक है, पानी ठंडा है, आप उसको गर्म करिए तब भी उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी पानी की। ठीक है, लेकिन आप अगर उसको बहुत ही ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो वो पानी का जो है बर्फ़ बन जाएगा। ठीक है, तो पानी का यहाँ पे जो मात्रा थी, ठीक है, मात्रा जो अब चेंज होके किस में आ गई? उसकी क्वालिटी में आ गई कि पानी का अब बर्फ़ बन गया। ठीक है, तो ये पहला नियम है। दूसरा, विरोधी तत्वों की अंतर व्याप्ति होती है। ठीक है, अंतर व्याप्ति होती है विरोधी तत्वों की। इसका मतलब क्या है? देखिए, जो विरोधी वस्तुएं होती है ना, उसमें जो विरोधी तत्व होते हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, या उसमें जो एकता पाई जाती है। कैसे? आप मान लीजिए कि कोमल वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक पुष्प है, फूल है, ठीक है, उसमें भी कठोरता पाई जा सकती है जिससे कि उसका एक आकार बना रहे। ठीक है, उसमें भी कठोरता होती है। ठीक है, और एक कठोर वस्तु है, मान लीजिए लोहा है, ठीक है, उस लोहे के अंदर भी एक कोमलता, एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसके अंदर कोमलता आ जाती है जिससे उसको जो है चद्दर बनाया जा सकता है। यूँ कहिए कि उसको जो है पिघलाया
बढ़ाया जा सकता है और अपना मनचाहा आकार दिया जा सकता है। इसी तरह से कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि समाज में गरीब व अमीर दो विरोधी तत्व हैं जो कहीं ना कहीं साथ साथ रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ निगेशन, मीन्स निषेध का निषेध। इसका मतलब क्या है? देखिए, निषेध का मतलब है वाद प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, वाद प्रतिवाद और संवाद, जिसमें हम बात करते हैं थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। इसमें क्या होता है? देखिए कि ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें कोई तत्व अपने विरोधी से जब टकराता है, ठीक है, तो फिर वो अपनी आरंभिक स्थिति में नहीं रहता। ठीक है, इसी को निषेध कहा जाता है। मान लीजिए वाद है कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट आया एक, मान लीजिए एंटीथीसिस आया, प्रतिवाद आया इसका, वो था डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। ठीक है, जब डिक्टेटरशिप प्रोलेटेरिएट आई तो इसका रिजल्ट, इसका नतीजा क्या होगा? इसका एक सिंथेसिस निकलेगा जिसको कम्युनिज्म कहा जाएगा। ठीक है, कम्युनिज्म में अब मान लीजिए जो कैपिटलिज्म में क्या था, सोशल जो आपकी जो ऑनरशिप थी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, जो कैपिटलिस्ट की थी, इसके खिलाफ जब आपके जो प्रोलेटेरिएट का जब डिक्टेटरशिप आया, जब अधिनायकवाद आया उनका, तो क्या हुआ? कम्युनिज्म आया। अब कम्युनिज्म में क्या होगा? कम्युनिज्म में स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर जो सोशल ओनरशिप हो जाएगी। ठीक है, समाज का स्वामित्व हो जाएगा। ठीक है, समाज का उस पर स्वामित्व हो जाएगा। आपको मैं सिंपल सा इसका एक और फॉर्मूला बताता हूँ। वाद, मान लीजिए जैसे दूध है, ठीक है, तो दूध को आप थीसिस ले लीजिए। ठीक है, और आप लस्सी है, लस्सी को एंटीथीसिस बना लीजिए। ठीक है, कि दूध से क्या बन गया? लस्सी। ठीक है, अब इन दोनों से क्या निकलता है? घी। ठीक है, दोनों से क्या बन गया? घी। अगर घी आपको एंटीथेसिस बनाना है तो पहले आपको दूध और लस्सी को, दूध से लस्सी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और लस्सी से क्या बनेगा? सिंथेसिस, मतलब घी। तो घी को निकालने के लिए क्या बनना? पहले दूध, उसके बाद लस्सी बनानी पड़ी उसकी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। मतलब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई एक चीज़, अगर किसी अपनी एंटी जो भी उसके अगेंस्ट कोई चीज़ होती है, जब अपने एंटी में मतलब उसके विपरीत किसी दूसरे थॉट के साथ जब टकराती है, तो वो पहले ही जैसी नहीं रहती और एक नई चीज़ उभर कर सामने आ जाती है। तो यहाँ पे ये ऐसी बात करें कि अगर कैपिटलिज्म को जो है कहीं ना कहीं अगर प्रोलेटेरिएट की डिक्टेटरशिप के साथ जब कहीं ना कहीं एक विरोध होगा, ठीक है, उसके साथ जब कहीं ना कहीं उसका एक टकराव होगा, तो उसके बाद साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, वो होगा आपका संवाद। ठीक है, इस तरह से उन्होंने ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के माध्यम से उन्होंने कहीं ना कहीं सोसाइटी में चेंज किस तरह से आता है, किस तरह से परिवर्तन आता है, ये चीज़ समझाने की उन्होंने बात की है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ठीक है, ये मार्क्सवाद का जो हम द्वितीय यहाँ पे एक सिद्धांत यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की बात की, ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद की बात की, तो वो मार्क्सवाद का एक दार्शनिक आधार समझा जाता है। ठीक है, एक फिलोसॉफिकल बेस माना जाता है। लेकिन जो आपका हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, ठीक है, इसको जो मार्क्सवाद का एक वैज्ञानिक आधार माना जाता है, साइंटिफिक आधार माना जाता है, या साइंटिफिक बेस जो इसको माना जाता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि इतिहास की एक भौतिकवादी व्याख्या की जाती है। आपकी जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक फॉर्म में स्टडी किया जाता है। आप यूँ कहिए कि कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री किसने की है, मतलब किसने दी है, जो हिस्ट्री का जो एक आर्थिक इंटरप्रिटेशन है या एक भौतिकवादी इंटरप्रिटेशन है, वो किसने दी है? मार्क्स ने दी है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दी है। और आपको ये पता है कि कार्ल मार्क्स जो है हिस्ट्री की ऐसी स्टडी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मनुष्य की समस्याओं को समझने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं क्या किया? इतिहास का अध्ययन किया। ठीक है, इतिहास के अध्ययन के माध्यम से उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि मनुष्य की जो समस्याएं हैं, ठीक है, क्या वो आज के समाज में पनपी है या पहले से ही कुछ ऐसा चलता आ रहा है जो आज इस लेवल तक या इस स्तर तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है हिस्ट्री के माध्यम से यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करते हैं आपकी हिस्ट्री की। ठीक है, दूसरी बात देखिए, कोई भी युग होता है, कोई भी एरा होता है, उस पर्टिकुलर एरा में एक पर्टिकुलर जो समाज होता है, उस समाज का जो इकोनॉमिक रिलेशन होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक प्रगति का मार्ग निर्धारित करता है उस समाज के लिए। ठीक है, समाज की प्रगति को निर्धारित करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो इकोनॉमिक रिलेशन, देखिए इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है, आप पहले इस चीज़ को समझिए। इकोनॉमिक रिलेशन मीन्स एक ऐसा रिलेशन, हम आदमी हैं, ठीक है, हम लोग हैं, हमारा उस पर्टिकुलर सोसाइटी में एक ऐसा प्रोडक्शन के साथ, ठीक है, एक्सचेंज के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसके माध्यम से हम
अपने लिए रोज़गार जुटाते हैं, अपने लिए साधन जुटाते हैं, या अपने कहीं ना कहीं अपनी एक व्यक्तिगत जीवन या व्यक्तिगत विकास के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम साधन जुटाते हैं। ठीक है, तो वही वही आपका इकोनॉमिक रिलेशन है। आप यूँ समझिए कि आपकी इकोनॉमी या अर्थशास्त्र से संदर्भ के संबंध में जितनी भी गतिविधियाँ आप करते हो, वही आपका इकोनॉमिक रिलेशन है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक रिलेशन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि आपका जो सोसाइटी है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक होता है आधार, ठीक है, जिसमें हम उत्पादन प्रणाली, इसमें उन्होंने बात की है मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ना आपका समाज में जिस तरह से आप चीज़ों का उत्पादन करते हो, उसको जो उस पर्टिकुलर समाज का आधार माना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि घर होता है, ठीक है, उसका आधार होता है, जैसे मान लीजिए ज़मीन होती है, ठीक है, ज़मीन उसका आधार होता है। अगर वो ज़मीन ही कच्ची है तो ऊपर का जो घर है, आप कैसा भी घर बना लो, वो ढह जाएगा। ठीक है, तो वो ज़मीनी आधार जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे आपका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की जो प्रणाली है, उसको जो है समाज का मुख्य आधार माना जाता है। और एक होती है अधिसंरचना है, जिसको सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें उन्होंने क्या कहा, जो कानून है आपका, राज्य है, जो सरकार है, धर्म है, कला है, साहित्य, ये सारी चीज़ें जो आउटर हैं, ठीक है, इनको जो कहीं ना कहीं इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर का नाम दिया है, एक सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें प्रिवेल करती है। ठीक है, अब देखिए जो आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, कि एक चीज़ कि आपका जो सिस्टम है, ठीक है, आपका जो उत्पादन करने की जो प्रणाली है वो कैसी है। ठीक है, वो तरीका कैसा है, क्या आप हाथ से आपका जो उत्पादन है, ठीक है, क्या वो हस्तशिल्प है, मतलब हाथों से उत्पादन हो रहा है, या कृषि से उत्पादन हो रहा है, या कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो वो मतलब मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कि भाई आपका जो प्रोडक्शन कर रहे हो उसका सेंटर क्या है, कि आप किस चीज़ से प्रोडक्शन कर रहे हो अभी। ठीक है, एक तो बात ये देखी जाती है। दूसरी बात इसमें क्या देखी जाती है कि आप जो उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, जो उत्पादन आप वो कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कृषि से उत्पादन कर रहे हो, चाहे मशीनों से उत्पादन कर रहे हो, चाहे इंडस्ट्री से उत्पादन कर रहे हो, वो जो उत्पादन कर रहे हो वो किस सोसाइटी में कर रहे हो। ठीक है, आपका जो समाज है वो समाज किस तरह का आता है। ठीक है, क्या वो दास प्रथा वाला समाज है, क्या वो सामंती समाज है, क्या वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, या क्या वो एक समाजवादी राज्य है। ठीक है, तो वो समाज यहाँ पे भी देखा जाता है। ठीक है, जो आप उत्पादन कर रहे हो, ठीक है, और उसके बाद वो उत्पादन किस तरह के सिस्टम में आप कर रहे हो। ठीक है, ये दो चीज़ें मुख्यतः देखी जाती हैं। और इसके बाद देखिए इसमें क्या देखा जाता है कि आपका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, इसके भी आगे दो कंपोनेंट है। ठीक है, एक होता है आपका फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की शक्ति। उत्पादन की शक्ति में भी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, आपके जो उत्पादन के साधन है, कि आपके उत्पादन के साधन क्या है, उपकरण क्या है, ठीक है, किन किन चीज़ों का आप प्रयोग कर रहे हो उस उत्पादन को करने के लिए। और दूसरा लेबर पावर, आपका जो श्रम शक्ति है उसकी स्किल कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहाँ देखी जाती है, उत्पादन की शक्तियों में देखी जाती है आपका। ठीक है, मतलब इन दोनों चीज़ों को मिला के क्या बनता है, आपका उत्पादन की शक्ति बनती है। ठीक है, और उत्पादन प्रणाली में दूसरा जो कंपोनेंट देखा जाता है वो है उत्पादन के संबंध, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ देखिए वही बात आ गई कि आपका जो रिलेशन है ना प्रोडक्शन के साथ वो कैसा है, या आप यूँ समझिए कि ये जो आपका फोर्स ऑफ आपका जो उत्पादन प्रणाली की जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनका रिलेशन किन के साथ है। आई मीन टू से कि इस पे जो स्वामित्व है वो सोसाइटी में किन लोगों का है, किन लोगों के साथ ये चीज़ें ज़्यादा संबंधित है। ठीक है, अब मान लीजिए एक वर्ग है, वो उस पर सिर्फ उन्हीं का स्वामित्व है। ठीक है, और मतलब जो उत्पादन की शक्तियाँ आपकी, चाहे वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गई, चाहे आपका लेबर हो गया, ठीक है, उन दोनों पे जो है किसी एक ही वर्ग का स्वामित्व है, तो क्या होगा, एक वो उस वहाँ पे भी दो क्लासें आ जाएंगी। देखिए, एक होगी हैव्स जिसके पास वो उत्पादन की शक्तियां हैं, और एक हो गया हैव्स नॉट जिसके पास वो नहीं। तो यहाँ पे जो दो क्लासेस उभर कर जो दो क्लासेस है वो सामने आ जाती है। ठीक है, जिसमें एक हैव्स नॉट, एक के पास है एक के पास नहीं है। अब जिसके पास है वो और ज़्यादा पूंजीपति बनता जाएगा, और ज़्यादा अमीर होता जाएगा। जिसके पास नहीं है वो जो है प्रोलेटेरिएट माने जाएंगे, या आप यूँ समझिए कि वो श्रमिक है या लेबर है, जो जिनके पास जो है उत्पादन के साधन नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ लेबर का काम कर रहे हैं और फिर उनका भरपूर शोषण किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा, जिनके पास उत्पादन के साधन है। ठीक है, जिनका उत्पादन के साधनों पे उत्पादन आपका लेबर श्रम पे जो पूरा तरह से जिनका कंट्रोल है। ठीक है, वो लोग अब यहाँ पे उन लोगों का शोषण कर रहे हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखिए यहाँ पे आगे क्या होता है।
आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जिस तरह से फोर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होता रहता है, मीन्स आपका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसके अंतर्गत ये जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं और दूसरा आपका लेबर पावर आती है, ठीक है। जब इनमें कोई चेंज होता है, ठीक है, तो इनका जो ये रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी अपने आप चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले जब उत्पादन जो है हाथ की चक्की से होता था, आप एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि हाथ की चक्की से अगर मान लीजिए उत्पादन होता था, तब किसका अस्तित्व था, ठीक है, सामंत का, ठीक है, मतलब इनका जो रिलेशन था वो किसके साथ था, सामंत से, ठीक है। लेकिन जब उत्पादन जो है भाप की चक्की से होने लगा तो पूंजीपति उद्योगपतियों का आविर्भाव होता है कहीं ना कहीं, मतलब जो आपके जो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, अब वो लोग आ गए। इनका मतलब ये है कि जिस तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है, उत्पादन की शक्तियों में चेंज हो रहा है, वैसे ही उत्पादन के संबंधों में भी चेंज हो रहा है, ठीक है। और जब इनमें चेंज हो रहा है, जो सामाजिक इन परिस्थितियों में चेंज हो रहा है, तो कहते हैं कि जी आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज आ रहा है। कानून भी उसी के हिसाब से बनेगा, राज्य भी उसी हिसाब से कार्य करेगा, सरकार भी उसी हिसाब से, धर्म, कला, साहित्य, जो कुछ भी आपका सामाजिक परिवेश के अंदर जो कुछ भी आता है, जिसमें आपके धर्म, रीति रिवाज, ठीक है, उठना बैठना, आपकी चेतना, वो सारी किस चीज़ पर आधारित होती है, इन्हीं सब चीज़ों पे। तो जैसे कि कार्ल मार्क्स कहते भी हैं, ठीक है, कि आपका जो सोच है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, या यूँ समझिए कि आपकी जो एग्जिस्टेंस है, वो कौन निर्धारित करता है, आपके आसपास का जो समाज, ठीक है, कि वहाँ पे हो क्या रहा है अभी, ठीक है। इन सब चीज़ों से आपकी सोच या आपकी चेतना निर्धारित होती है। जबकि जो आपके हीगल हैं वो इसके विपरीत बोलते हैं, ठीक है। हीगल बोलते हैं कि आपकी जो सोच है वो डिसाइड करेगी कि आपके समाज में क्या होना चाहिए, लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं आपके समाज में जो परिस्थितियाँ वो डिसाइड करें कि आपकी एग्जिस्टेंस या आपका अस्तित्व क्या है। तो ये बात यहाँ पे कार्ल मार्क्स करते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो इनका जो एक क्लास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट है थियरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है। बहुत बार ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ग संघर्ष की बात किसने की है या क्लास स्ट्रगल की बात किसने की है, ठीक है, तो वो भी कार्ल मार्क्स ने की है, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा जो डायलेक्टिक मटेरियलिज्म है वो एक फिलोसॉफिकल आधार की बात करता है, फिलोसॉफिकल बेस की बात करता है मार्क्सवाद के, और आपका जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है वो इसके लिए एक साइंटिफिक बेस की बात करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो क्लास स्ट्रगल है ये एक इकोनॉमिक बेस है, ठीक है, इकोनॉमिक बेस है कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज हैं, या आप यूँ समझिए कि जो मार्क्सवाद है उसका एक इकोनॉमिक बेस है इनका क्लास स्ट्रगल, जिसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं, जैसे कि इन्होंने ऑलरेडी कहा था, अब हमने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देखा कि जिसमें उन्होंने यही कहा कि हिस्ट्री से जो है कहीं ना कहीं एक वर्ग संघर्ष आता आ रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी यही चीज़ मानते हैं कि दो क्लासेज हैं, ठीक है। इतिहास में ये देखने को मिल रहा है कि सोसाइटी में जो है दो क्लासेज होती हैं, एक होती है हैव्स, ठीक है, एक होती है हैव्स नॉट। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, हैव्स और हैव्स नॉट का मतलब क्या है, ठीक है। एक क्लास ऐसी जिसके पास हैव्स, जिसके पास है क्या, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या आपकी जो एक लेबर पावर है, ठीक है, कहीं ना कहीं उस पर जो कंट्रोल है एक क्लास का, और दूसरी क्लास कौन सी है, जिनके पास इन सब चीज़ों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, मतलब वो जस्ट लेबर का काम करें, ठीक है, या सर्वेंट का काम करें, ठीक है, एक वो क्लास होगी। और यहाँ पे जो संघर्ष है, ठीक है, इन दोनों क्लासेस के बीच कहीं ना कहीं एक संघर्ष का एक माहौल बना रहता है, ये हिस्ट्री से ऐसा चलता आ रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा भी अपनी बुक जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, ये दोनों ने लिखी है, ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ठीक है, इन दोनों के सहयोग से बनी है ये बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में बनी थी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं कि समाज का जो अब तक का इतिहास है, ठीक है, वो जो वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, मतलब जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि समाज में जो है जो एक क्लास स्ट्रगल है ना, एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो इतिहास से चलता आ रहा है, ठीक है। चाहे आप प्रिमिटिव सोसाइटीज़ ले लो, ठीक है, जहाँ पे मान लीजिए कि एक जहाँ पर सेवक और स्वामी होते थे, ठीक है, प्राचीन टाइम की बात कर लीजिए, ठीक है, एंशियंट टाइम की बात कर लीजिए, वहाँ पे कौन होते थे, एक हो गया सेवक और दूसरा हो गया उसका स्वामी, तो हो गई ना दो क्लासेस, ठीक है। आप मध्यकाल की बात कर लो, ठीक है, आप मिडिल एज की बात करें तो वहाँ पे ज़मींदार और किसान, जैसा कि हमने देखा फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी व्यवस्था में हमने देखा, ठीक है, कि वहाँ पे ज़मींदार और किसान होते थे, ठीक है। उन दो क्लासेस में भी कहीं ना कहीं एक संघर्ष चला रहता था, ठीक है। आधुनिक समय में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे पूंजीवाद है, ठीक है, पूंजीवाद है, और दूसरा कामगार है, ठीक है। तो पूंजीवती जो है, ठीक है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो बेस है, जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें हमने बात क्या की थी, मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या बात की थी, आपकी जो उत्पादन प्रणाली है, कि उसमें एक होती है उत्पादन की शक्ति, ठीक है। उत्पादन की शक्ति के अंतर्गत दो चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, एक होता है आपका उत्पादन के साधन और दूसरा होता है आपका लेबर पावर। तो इस पे जो है किसका कंट्रोल रहता है ज़्यादातर, मान लीजिए इसमें पूंजीपतियों का कंट्रोल है, ठीक है,
इसका जो इकोनॉमिक रिलेशन है किसके साथ है, वो पूंजीपतियों के साथ है। तो जो कामगार वर्ग है, ठीक है, ये तो वही आ गए ना फिर कि जो हैव्स नॉट है, ठीक है। तो आधुनिक समय में ये दो क्लासें हमें देखने को मिलती है, पूंजीपति और कामगार वर्ग, ठीक है। तो इनमें भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, ठीक है, आज के समय में हम देखें, ठीक है। और जो पूंजीपति हैं, ठीक है, वो जो स्टेट का यूज़ कैसे करते हैं, स्टेट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये स्टेट के माध्यम से, कानून के माध्यम से, या आप यूँ कहिए कि संरचनाओं के माध्यम से क्या करते हैं, ये कामगार वर्ग को जो है ऑप्रेस करते हैं या इनका शोषण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि पूंजीपतियों ने कामगार वर्ग पे कैसे शोषण किया। एक तो स्टेट के माध्यम से भी किया, क्योंकि स्टेट के माध्यम से ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे रूल्स बना दिए जाते हैं जिसका जो है, जो कामगार वर्ग है, जो लेबर, आपका जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, वो जो उनको तोड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या, सीधा सा मतलब ये कि पूंजीपति जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रतिबंध लगवा रहे हैं, ठीक है। अब क्या है आगे, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नीड ऑफ प्रोलेटेरिएट डिक्टेटरशिप, ठीक है। आपका जो एक मैक्सिमम मेजॉरिटी में जो समाज का एक वर्ग है, ठीक है, वो क्या है, आपका जो कामगार वर्ग है, ठीक है, उसकी डिक्टेटरशिप की ज़रूरत है। मतलब जब उस कामगार वर्ग का जो एक अधिनायक स्थापित हो जाएगा, ठीक है। अब वो अधिनायक स्थापित कैसे होगा, इसका भी एक लॉन्ग प्रोसेस चलेगा। और वो प्रोसेस क्या होगा, देखिए, जो आपके जो पूंजीपति वर्ग है, ठीक है, जो वो क्या करेंगे, आपकी सोसाइटी का जो बेस है, जो आधार है, जो आपका जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उस पे कहीं ना कहीं पहले तो वो लोग अपना स्वामित्व जताएंगे, ठीक है। पूंजीपति वर्ग अपना स्वामित्व जताएंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की स्थापना करेंगे, मैक्सिमम लेबर्स को वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और वहाँ से भी क्या होगा, वो उन लोगों का शोषण करेंगे, पूंजीपति जो है शोषण करेंगे। आप जितनी लेबर वहाँ पे लगाई जाएगी, कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस होगा। आगे हम सरप्लस वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। उसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो है लोगों को और सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। पूंजीपति ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होते जाएंगे, ठीक है। और गरीब लोगों की संख्या भी बढ़ती जाएगी, लेबर्स की या आपकी जो प्रोलेटेरिएट वर्ग है, ठीक है, उनकी जो संख्या बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और वो एक हद तक इतनी बढ़ जाएगी कि कहीं ना कहीं उनकी संख्या इतनी आगे बढ़ जाएगी कि जो पूंजीपति वर्ग है उनके सामने केवल मात्र एक मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे, ठीक है, पूंजीपति। उसके बाद क्या होगा, अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ गई, ठीक है, वो उनकी जो तादाद बढ़ जाएगी, तो उसके बाद वो रेवोल्यूशन कर देंगे। जैसे कि कार्ल मार्क्स बात भी करते हैं कि दुनिया के जो जितने भी तमाम, देखिए, पूंजीपति जो है थोड़े हैं, ठीक है, लेकिन जो वो जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, मतलब जिनको डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों की संख्या जो है ज़्यादा तादाद में। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे कहते हैं कि दुनिया के तमाम मजदूरों, आप लोग एक हो जाओ। जब आप लोग एक हो जाएंगे तो आप जो बड़े से बड़े पूंजीवाद को जो आप उखाड़ फेंकोगे, ठीक है, जितना भी आपके पास एक पावर है, आप उसका यूज़ करो, आपके हाथ में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकोगे, ठीक है, आपका स्वामित्व हो जाएगा अब सोर्स ऑफ प्रोडक्शंस पे, ठीक है, जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उन पे आपका स्वामित्व हो जाए। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, ठीक है। देखिए, ये कहाँ से लिया था, कार्ल मार्क्स ने डेविड रिकार्डो से लिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स ने थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू किससे ली है, तो वो डेविड रिकार्डो से ली है, ठीक है। तो देखिए, ये क्या है, आपका जो सरप्लस वैल्यू की जो थियरी, ये एक रैशनल वे से, ठीक है, एक तार्किक आधार है मार्क्सवाद का। जिस तरह से हमने देखा कि एक जो डायलैक्टिक मटीरियलिज्म था, ठीक है, वो इसका एक फिलोसॉफिकल आधार है। आपका जो एक मटीरियलिस्टिक जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, वो इसका वो क्या था, इसका एक साइंटिफिक आधार था, ठीक है। लेकिन जो आपका जो थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, ये इसका एक रैशनल बेस है, ठीक है, तार्किक आधार प्रस्तुत करता है, जिसमें क्या माना जाता है कि पूंजीवाद के अंतर्गत कामगारों का शोषण कैसे हो रहा है, ठीक है। इसमें सरप्लस वैल्यू में यही चीज़ देखी जाती है कि जो पूंजीवाद जिसके प्रति जो इतना बवाल मचाया हुआ है कि ये शोषण कर रहा है, तो आइए देखते हैं कि शोषण हो कैसे रहा, कर कैसे रहे लोग शोषण, ठीक है। देखिए, जो प्रोडक्शन के जो 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स माने जाते हैं, उसमें से लेबर, जो श्रम है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सोल क्रिएटर ऑफ वैल्यू माना जाता है, ठीक है। चाहे आपका भूमि है, आपका कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें जो है आपका जो लेबर है ना, वो इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंपॉर्टेंट या एक सोल क्रिएटर ऑफ वैल्यू, कि समाज का जो मूल्य होता है किसके द्वारा निर्धारित होता है, वो लेबर के द्वारा जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा उसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेबर का कैसे शोषण होता है, देखिए, सरप्लस वैल्यू मीन्स शोषण का आधार क्या है। मान लीजिए आपने जो एक 100 रुपये की चीज़ बनाई है, ठीक है, आप लेबर हैं, आपने 100 रुपये की चीज़ बनाई, उसका जो नेचुरल प्राइस है वो क्या है, 100 रुपीज़, लेकिन आपको उसके बदले में श्रम कितना मिल रहा है,
ठीक है। आपको दिहाड़ी कितनी मिल रही है, आप यूँ सोचिए कि आपने दिहाड़ी के ऊपर आपने काम किया, आपने दिन में काम किया 1000 रुपये का, लेकिन आपको जो रेट क्या मिला, आपको दिहाड़ी के हिसाब से मिला 100 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का काम किया, लेकिन आपको बदले में कितना मिला श्रम, ओनली 40 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए 40 और 100 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो 60 रुपीज़ का डिस्टेंस है, वही आपके लिए वही आपके शोषण का आधार है, ठीक है। वही सरप्लस वैल्यू है, या कार्ल मार्क्स के अनुसार वही अतिरिक्त मूल्य है, ठीक है। कि वस्तु का एक विनिमय मूल्य होता है, ठीक है, एक्सचेंज वैल्यू, वही जैसे 100 रुपीज़, ठीक है। और एक उत्पादन के लिए श्रमिक को दी जाने वाली जो मजदूरी होती है, ठीक है, तो उनमें जो अंतर होता है वही आपका जो है यूँ समझिए कि वही आपकी जो सरप्लस वैल्यू है, ठीक है। आप मान लीजिए इसमें कैसे होता है, थोड़ा सा और हम इसको साधारण शब्दों में समझते हैं कि पहले आप जो है हाथ से काम करते थे किसी फैक्ट्री में, आप जो है 10 पैकेट पैक करते थे और आपको एक फ़िक्स अमाउंट मिलता था 100 रुपीज़, ठीक है। दिन में जो है 10 पैकेट आप पैक करेंगे और आपको 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन बाद में जब मशीनी टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब आपसे काम कितना लिया जा रहा है, कि आपसे काम लिया जा रहा है आपके पहले काम के 10 गुना ज़्यादा आपसे काम लिया जा रहा है। मतलब आप पहले जो 10 पैकेट पैक करते थे, अब मशीनों के ज़रिए आप कितने कर रहे हो, आप 100 पैकेट पैक कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी कितना रेट मिल रहा है, कितना आपकी दिहाड़ी कितनी है, अभी भी ओनली 100 रुपीज़, क्योंकि आप जो 10 पैकेट पैक करने के लिए 100 रुपये आपको मिलता था, ठीक है, पूरे फिक्स्ड टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन अब आपसे जो काम जो 10 गुना ज़्यादा लिया जा रहा है मशीनों के माध्यम से, लेकिन अभी भी आपकी जो पेमेंट है अभी भी वो वही मिल रही है। एक तो हो गया ये वाला उदाहरण। दूसरा आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने जो है पूरा श्रम लगा के, ठीक है, एक किसी चीज़ का उत्पादन किया, लेकिन उस श्रम का एक फ़िक्स अमाउंट आपको मिला, लेकिन उस श्रम को जो उसकी जो वैल्यू थी वो किसने निर्धारित किया आगे जाके मार्केट में, जैसे तो वो वैल्यू जो है वहाँ पे जो उसका जो रियल वैल्यू मिली, ठीक है, या एक्सचेंज वैल्यू जो मिली, ठीक है, वो उससे ज़्यादा थी, आपकी श्रम की वैल्यू से ज़्यादा वहाँ पे ली गई। अब आपकी आपके श्रम की जो वैल्यू थी वो और एक्सचेंज वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस है वो जो किसकी जेब में जा रहा है, वो पूंजीपति की जेब में जा रहा है, ठीक है। इस हिसाब से वो लोग आपका शोषण कर रहे हैं, आपसे जो है कम दाम पे आपसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, और उसका जो भी एक्स्ट्रा जो पैसा बन रहा है वो उसकी जेब में जा रहा है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि उत्पादन की जो प्रक्रिया में लगाया गया श्रम है, ठीक है, चाहे वो कच्चा माल तैयार करने से लेकर फाइनल उसको फॉर्म देने तक, वहाँ तक जो पूरा एक कैलकुलेशन होनी चाहिए, उस हिसाब से आपको जो पूरा प्राइस मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि उपयोग मूल्य, एक तो उपयोग का मूल्य कि आपने कितना श्रम लगाया किसी चीज़ को बनाने के पीछे, ठीक है, और दूसरा एक्सचेंज मूल्य, विनिमय मूल्य, कि आपने उसको बेचा कितने में, ठीक है। उस दोनों के मध्य का जो अंतर है वही सरप्लस वैल्यू है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का कहना यहाँ पे यही है कि पूंजीवाद का जो इतिहास रहा है ना, वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के द्वारा जो अतिरिक्त मूल्य है, ठीक है, उसको बढ़ाने का संघर्ष है, ठीक है। और जो श्रमिक वर्ग है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध जो प्रतिरोध कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। तो यही जो है यहाँ पे एक संघर्ष चला हुआ है, ठीक है, जो कि इतिहास से चला हुआ है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरह का समाज रहा हो, क्यों ना, चाहे वो मान लीजिए दास समाज है, चाहे वो सामंती समाज है, ठीक है, पूंजीवादी समाज है, ठीक है, वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त मूल्य को जो है कहीं ना कहीं क्रिएट करने के तरीके जो है उनमें अंतर हो सकता है, वो अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं इन सब में जो है कहीं ना कहीं एक जो है स्ट्रगल जो है, एक संघर्ष जो है वो हमेशा से इतिहास से देखने को मिलता है। तो कार्ल मार्क्स का ये मानना था। तो ये कुछ था मुख्य तौर पर मार्क्सवाद के अंतर्गत हमने चार तरह की थीरीज़ को हमने स्टडी किया, जिसमें हमने डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात की, हमने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू की और क्लास स्ट्रगल की बात की है। फिलहाल इतना, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है, जब कार्ल मार्क्स के ऊपर हम दोबारा से बात करेंगे, ठीक है, उसमें मैं सारा आपको कवर करवा दूंगा। फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स थे, वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो भी आपकी न्यू रिक्वायरमेंट्स है प्लीज़ आप बताते रहें। और आई होप आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। जो भी न्यू कमर्स हैं इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स प्रिपरेशन। जय हिंद।